हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज जो बायोलॉजी जीव विज्ञान का सेकेंड पार्ट है ये, और इसमें हम सीखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। क्या सीखेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। हेडिंग लगाइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक, नंबर दो। देख लेते हैं कौन कौन से दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। नंबर दो होता है आपका अप्रकाशीय संश्लेषण। अच्छा, प्रकाशीय और अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण में अंतर क्या होता है उसको समझते हैं। ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं वो डे में ही होती हैं। क्या होती हैं? डे में ही होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिकीय और प्रकाशिकीय प्रकाश संश्लेषण होता है वो डे में ही होता है, यानी दिन में होता है। इसके अलावा लाइट इक्वेशन इसको बोल देंगे। नंबर एक पहले समझते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाशिकीय प्रकाश संश्लेषण को पहले समझ लेते हैं। प्रकाशिकीय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल अभिक्रिया। ठीक है, हिल अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा फैक्ट्स को समझते जाइए। यह जो क्रिया होती है, यह क्रिया हरित लवक में संपन्न होती है। हरित लवक में संपन्न होती है। इसके अलावा यह जो क्रिया है प्रकाशिकीय, सिर्फ प्रकाश में ही संपन्न होगी। क्या होगा? प्रकाश में ही संपन्न होती है। बात समझ में आ गई होगी। जो प्रकाशिकीय अभिक्रिया है, प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण है, वो उसको हिल अभिक्रिया कहते हैं। और इसके साथ साथ यह क्रिया हरित लवक में संपन्न होती है। इसके अलावा जो प्रकाशिकीय अभिक्रिया है उसमें प्रकाश होना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की। चलिए इसको समझते हैं। इसमें देखिए, जो अप्रकाशीय होता है इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है, यह जो हरित लवक है, हरित लवक के पीठिका या स्ट्रोम में संपन्न होती है। ठीक है, संपन्न होती है। इसके अलावा आप एक और पॉइंट समझिए, इसे कैल्विक चक्र कहते हैं। इस अभिक्रिया को, अप्रकाशीय अभिक्रिया को कैल्विक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्विक चक्र कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। इस जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है इसमें प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है, और ये हरित लवक के पीठिका या स्ट्रोमा में संपन्न होती है, और इसको कैल्विक चक्र कहते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब सीखेंगे परपोषी पौधे। कैसे? परपोषी पौधे। ये जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? परपोषी पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये उन्हें क्या कहेंगे? परपोषी पौधे कहेंगे। ठीक है। अब एक बात और बताएं, परपोषी पौधे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, परजीवी
परजीवी, नंबर 2 कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले परजीवी को समझते हैं। जो परजीवी आपके पौधे होते हैं, परजीवी, उनको समझ लेते हैं। परजीवी का उदाहरण जैसे अमरवेल, एल्बम, उसके अलावा रेफ्लेसिया, चंदन आदि, ये क्या होते हैं? आपके परजीवी पौधे होते हैं। बात समझ गए? अमरवेल, एल्बक, रेफ्लेसिया, चंदन इत्यादि जो पौधे हैं वो परजीवी पौधे होते हैं। जो अमरवेल है वो पूर्ण क्या है? पूर्ण तना परजीवी है। कैसा है? पूर्ण तना परजीवी। एल्बम जो है वो होता है आंशिक तना परजीवी। कैसा होता है? आंशिक तना परजीवी। रेफ्लेसिया की अगर बात की जाए तो ये पूर्ण तना परजीवी होता है, पूर्ण तना परजीवी। ठीक है। चंदन की बात की जाए तो चंदन जो है आंशिक जड़ परजीवी है। परजीवी यानी कि आप समझ सकते हैं जो अमरवेल होती है वो पूर्ण तना परजीवी होता है। एल्बम जो होता है वो आंशिक तना परजीवी होता है और रेफ्लेसिया जो होता है पूर्ण तना परजीवी होता है। चंदन जो होता है आंशिक जड़ परजीवी होता है। अब बात करेंगे कीटभक्षी या मांसाहारी पौधों की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? कीटभक्षी या मांसाहारी पौधों की हम बात करने वाले हैं। चलिए समझते हैं उनको भी, और इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला है वो कॉपी पेन निकाल के बैठें और साथ साथ इसको नोट डाउन करते जाएं। कीटभक्षी या मांसाहारी पौधे, ये जो है आपको पता होगा जो कीटभक्षी या मांसाहारी पौधे हैं वो नाइट्रोजन की जिस भूमि में कमी होती है वहाँ पर उगते हैं। यानी जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होगी, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ पर ये कीटभक्षी या मांसाहारी पौधे उगते हैं। और ये जो कीट होते हैं कीटों को खाते हैं। कीट को, जो पौधे होते हैं मांसाहारी पौधे होते हैं जो कीटों को खाते हैं, उसका जो मुख्य कारण होता है पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। उस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं या कीटों को खाते हैं। नंबर 1 आपका होगा नेफिथिन्स। इसका साइंटिफिक नाम होगा पिसर प्लांट। क्या होगा? पिसर प्लांट। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम हो गया पिसर प्लांट। नंबर 2 आप इसको याद कर लीजिएगा, नेफिथिन्स जो है उसका साइंटिफिक नाम है पिसर प्लांट। अगला है यूट्रिकुलोरिया। इसका साइंटिफिक नाम होगा ब्लेड रबर्ड। ठीक है, ब्लेड रबर्ड। नंबर 3 आप इसको भी नोट कर लीजिए, डायोनिया। क्या होगा? डायोनिया। इसका वैज्ञानिक नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका वैज्ञानिक नाम हो गया किसका? डायोनिया का वीनस फ्लाई ट्रैप। ये वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है। ये आपके साइंटिफिक नेम हो गए। ठीक है, और ये आप आमतौर पर जिन नामों को बोलते हैं वो नाम हो गए। चलिए, आपके कीटभक्षी या मांसाहारी पौधे भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पोषण को पढ़ेंगे। अब समझेंगे कि पोषण क्या होता है। पोषण, चलिए पोषण को समझते हैं। पोषण क्या होता है? पोषण किसे कहते हैं? सबसे पहले यही प्रश्न बनता है। तो हम इसे कह सकते हैं सजीवों द्वारा भोजन करना। क्या? सजीवों द्वारा भोजन करना तथा इसके उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या कहेंगे हम? पोषण उसे कहेंगे जो भोजन करते हैं तथा उसका जो उपयोग विधि है, भोजन की उपयोग विधि को क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं पोषक तत्वों की। पोषक
तत्वों की, वो तत्व जो हमारे लिए उपयोगी हों उन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन कौन से हैं उनको समझ लेते हैं। शर्करा, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज एवं जल। खनिज एवं जल यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये हमारे क्या हैं, पोषक तत्व हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि इनमें से ऐसे कितने तत्व हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो नंबर 1 शर्करा, वसा एवं प्रोटीन, ये हैं जो हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा विटामिन जो है हमें ऊर्जा नहीं देता है, खनिज हमें ऊर्जा नहीं देता है, जल हमें ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, तो शर्करा, वसा, प्रोटीन ही हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शर्करा की। किसकी? शर्करा। शर्करा क्या होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट या शर्करा त्वरित ऊर्जा देता है। हम जैसे ही उसको खाएंगे वैसे ही ये हमें ऊर्जा देना प्रारंभ कर देगा, यानी त्वरित ऊर्जा देता है, त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। वसा या फैट क्या होता है, यह जो होता है फैट जो होता है यह हमारे शरीर में संचित भोजन के रूप में होता है। यानी वसा जो है वो क्या करता है, हमारे इस बॉडी के अंदर संचित रहता है। जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम वसा का इस्तेमाल करते हैं। कब करेंगे? जब हमारे बॉडी के पास शर्करा नहीं होगी, उस समय हम क्या करते हैं, वसा का इस्तेमाल करने लगते हैं। प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन ये क्या करता है, प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। अच्छा, तो फिर ये शरीर का निर्माण करता है तो ये हमें ऊर्जा कहाँ दे रहा है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, जब कभी भी इमरजेंसी होती है, ऐसे भी समझ सकते हैं, शर्करा हमें, जैसे शर्करा जो होती है वो खुशी के समय में यूज होती है। जब दुखी होते हैं तो वसा यूज होती है, और जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो प्रोटीन यूज होती है। वो कैसे? जैसे कोई एक बच्चा है और एक गहरी बोरिंग में चला गया, ठीक है, एक बोरिंग है या कुआं है, कुछ भी ऐसी जगह पे चला गया, ऐसी जगह पे फंस गया जहाँ पे उसको 8 से 10 दिन तक भोजन नहीं मिला, तो उसके बॉडी के अंदर जो भी शर्करा थी वो निकलने में ही नष्ट हो जाएगी। कोशिश करता रहेगा, थक जाएगा बेचारा, शर्करा नष्ट हो गई। उसके बाद दूसरे दिन क्या होगा, उसके बॉडी का जो वसा होगा या फैट होगा वो क्या करेगा, हमारे शरीर को ऊर्जा देने लगेगा। जब वसा नष्ट हो जाएगा, अंत में काम चलेगा प्रोटीन से, और आते आते 15 दिन के बाद उस बच्चे या उस व्यक्ति के पास सिर्फ हड्डी शेष बचती है। मतलब जीवित तो रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि जो प्रोटीन था वो धीरे धीरे क्या हो गया, हमें जीवित रखने के लिए ऊर्जा देता रहा, और धीरे धीरे हमारा प्रोटीन नष्ट होता गया। मसल्स जो हमारी बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। बात समझ गए? आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ में आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या, आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहले पहुंचेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।